हाँ, तो बाह्य प्रक्रिया 2, तो इसमें अपने को देखना है नदी, हाँ, नदी खनन कार्य, यानी कि बाह्य प्रक्रिया में भाग 2 में जो भी नदी का खनन कार्य क्या होता है, नदी का मुख्य रूप क्या होता है, इसमें हम देखेंगे। और कई उसमें से कई मुद्दे हैं, उस कारकों के अपक्षरण और वहन और निक्षेपण कार्य, ये जो पिछले पार्ट में हमने देखा भी है, और इस पार्ट में देखते हुए जो कि नदी का खनन कार्य क्या होता है, और उसमें भूप्रदेश की जो ढलान है, चट्टान है, इस प्रकार की कई नदी से बहने से या बहने जो पानी है उनकी मात्रा की गति से या उनकी प्रवाह की लंबाई, नदी की जलोढ़ या मिट्टी की मात्रा आदि घटकों पर नदी का खनन और वहाँ निक्षेपण कार्य निर्भर होता है। ये मेन महत्वपूर्ण है। नदी का जो कार्य है वो नदी का कार्य कौन सा है, इस पर निर्भर होता है। या खनन या वहन और निक्षेपण, ये 3 क्या होता है, निर्भर होता है। तो इसमें पूर्ण रूप से जो भी दिया जाता है उनके आधार पर हमने देखा है कि इस पद्धति में जिस पद्धति नदी बहती है और बहने के बाद हिमानी, पवन, सागर की लहरें, जल के जो कारक होते हैं और इनके कारण अपक्षरण और निक्षेपण ये जो कार्य करते हैं, यानी कि नदी जो है गति से, और इनके कारण बहने के कारण जब उसका जो कि निक्षेप होता है उस पद्धति से बहना बहता हुआ पानी है नदी का, उन पानियों को हिमानी, पवन, सागर, लहरें और भूजल के जो कारक ये अपक्षरण के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और वहन के लिए भी अच्छा कार्य करते हैं। और ये अच्छा करने से भी इन रूप से जो कि नदी का कार्य है, ये नदी का कार्य अभी सारनी, नहर, नाला, नदी, इनमें जो आप किस प्रकार भी अंतर करें तो भी आपकी नदी को जान सकते हैं। इसी तरह से जो प्राकृतिक जो है भूगोल, प्राकृतिक भूगोल में बाह्य प्रक्रिया भाग 2 में ये आता है, और ये प्राकृतिक रूप से संचित हुआ पानी का बहाव ये गुरुत्वीय बल से जैसे प्रभाव उनके कारण भूपृष्ठ पर ढलान की दिशा में बहता है और अपना मार्ग बनाता भी है। यानी कि जो प्रकृति के रूप में जो संचित हुआ पानी है, ये पानी क्या होता है, बहता है, क्योंकि जैसे कि ऊपर से जो गुरुत्वीय बल है, जैसे कि गेंद ऊपर फेंकते हैं और उसके नीचे आता है, उसी तरह से ये गुरुत्वीय जो बल है, ये बल का प्रभाव उन पर ज्यादा होता है और गुरुत्वीय बल के कारण ये भूपृष्ठ पर ढला ये बहता है। और जिसकी वहां पर जिस जगह से वो है, इस जगह से वो ज्यादा तरह से बहता हो वो मार्ग बना देता है। तो ऐसे इसी को आप क्या करते हैं कि क्या कहते हैं, जल प्रवाह कहते हैं। यानी कि जल प्रवाह यानी कि पानी जल प्रवाह, जो पानी का जल प्रवाह अपने को देखने को मिलता है कि जिस दिशा यानी कि जिस दिशा भी बहती है उसका प्रवाह बनता है। इस प्रवाह के एकत्रित पानी आने पर ये नदी की निर्मित होती है। जब पानी एकत्रित आता है तब नदी की क्या होती है, निर्मित होती है। और निर्मित होने के नाते और इसी के प्रकार नंबर भूगोल 30 पेज नंबर है या किताब में पेज नंबर 30 में है, वो आपको दिखाई देता है। तो ये अपने भू प्रदेश की जो है उस चट्टान का प्रकार है, नदी से बहने वाली जो पानी की मात्रा है, ये मात्रा गति प्रवाह की लंबाई, नदी की जलोढ़, मिट्टी की मात्रा में आदि घटकों पर नदी का खनन, वहन और निक्षेपण भी कार्य निर्भर होता है। ये नोट कीजिए, आप अपने बुक में नोट कीजिए कि क्या है
ये नदी का जो कार्य जो होता है, ये नदी का कार्य किस पर निर्भर होता है? इनकी तीनों में, तीन घटकों में ये कार्य निर्भर होता है। पहला है नदी का खनन, दूसरा है वहन और तीसरा है निक्षेप। ये तीन कार्य पे उसका मतलब ये निक्षेपण मतलब कार्य निर्भर होता है। इसी के साथ साथ नदी का जब उद्गम का जो होता है, नदी का उद्गम समुद्र सतह से अति ऊंचाई पर होता है। जो समुद्र है, ये समुद्र से ज्यादा ऊंचाई पर होता है। जैसे कि आपको पता है कि ये जो गंगा है, जो गंगा नदी, ये गंगा नदी का उद्गम हिमालय में हो गया है, उसको गंगोत्री नामक उसको बोला जाता है। तो ये अपना गंगोत्री उधर से उद्गम हुआ और उद्गम होने के बाद उसके नदी का समुद्र सतह से जो ऊंचाई है उसकी ऊंचाई पर होता है हमेशा। और इन्हीं कारण ये गति तेजी से बहती है ऊंचाई होने के नाते। जैसे आप भी अपने बोतल में पानी भर के ऊपर से ऐसे मतलब दीजिए, तो छोड़ने के बाद क्या होता है, एकदम गति से पानी नीचे बहता है, यानी कि आता है। उसी तरह से जैसे हिमालय से जब पानी निकलता है, ये हिमालय ऊंचा है, ऊंची गति से मतलब ऊंचाई से ये गति से पानी क्या होता है, एकदम तेज गति से ये पानी बहता है। उसी कारण उसका क्षरण होता है और एक क्षरण करने की शक्ति अधिक होती है। जब पानी यानी कि बहता है तब उसमें से क्या होता है, क्षरण ज्यादा होता है, उनके पास शक्ति ज्यादा होती है, अधिक होती है। और नदी के तेज प्रवाह के कारण तथा उसकी जो रेत है, उस रेत कंकड़ इनके कारण भी उसके प्रकार के उसमें आकार मिलने वाले उप प्रवाहों के कारण नदी की सतह और किनारों पे खनन हो जाता है। देखो ऊपर से जैसे कि हिमालय में से जब पानी नीचे आता है तो उसका क्षरण होता है और क्षरण होने के बाद उसकी शक्ति ज्यादा होती है और ये तेज प्रवाह के कारण उसमें जो रेत होती है, रेत पत्थर और कंकड़, इनके कारण उसी प्रकार जो उसके आकार वाले जो प्रवाह है, इस प्रवाह के कारण नदी की सतह से या सतह और किनारों के खनन हो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उसका खनन हो जाता है पानी की वजह से। पानी की वजह से उसका खनन हो जाता है और खनन होने के बाद ही उसका पूर्ण रूप से ये किनारों का खनन होता है और परिणामता ये क्या होता है, गभीर गड्ढ फी आकार की घाटी। अभी आपके किताब में दिया है कि वी आकार की घाटी, गभीर गड्ढ, ये आपके ये तैयार हो जाती है क्योंकि नदी खनन कार्य है, तो खनन कार्य के वजह से वी आकार की घाटी बनती है और ये बनने के बाद ये उसमें जलप्रपात आदि भूरूप तैयार होते हैं। तो ये फी आकार की घाटी जब बनती है तब उसको जलप्रपात होता है और इन्हीं के कारण भूप्रपात यह तैयार होते हैं। तो ये भूप्रपात तैयार होने के साथ साथ ये मुख्य रूप से समुद्र से ज्यादा ऊंचाई से पानी नीचे आता है और आने के बाद ही में क्या होता है, गभीर गड्ढ तैयार होता है। अभी किताब में पेज नंबर 30 पे दिया गया है कि गभीर गड्ढ कैसे दिया है कि वो कैसे बन गए हैं। इन्हीं कारण जैसे समुद्र यानी कि समुद्र सतह से ऊंचाई पर है, तो हिमालय से नीचे जब हिमालय में नीचे जब पानी गिरता है तो गभीर बनता ही है और नदी की तेज गति से पानी बहने की क्षमता उसमें होती है और उनके कारण क्षरण करने की शक्ति अधिक होती है और ये शक्ति नदी के तेज प्रभाव के कारण तथा उसके पत्थर कंकड़ इनके कारण भी उसकी प्रकार के मिलने वाले उप प्रवाहों के कारण नदी की सतह से उनके ग्राम को जो किनारा है वो किनारा और तट उसका खनन होता है।
परिणामतः क्या होता है कि गंभीर खड्डा, वी आकार की घाटी, जलप्रपात आदि भूरूप तैयार हो जाते हैं। अभी अभी यहाँ पे दिया है कि वी आकार की घाटी, अरे भूरूप की यानी कि गंभीर गड्ढा, ये भी उसमें से बना दिया है। वी आकार यानी कि जैसे कि इंग्लिश में आप वी आकार की मतलब वी आकार है, इसकी जो घाटी मतलब वहाँ पे बन जाती है। और बनने के बाद और इन्हीं के कारण क्या होता है, जल प्रपात होता है, पानी उसमें से निकल जाता है और जल प्रपात होने के उसमें से भूरूप तैयार हो जाते हैं। तो भूरूप तैयार होने के बाद ये जो नदी का वहन है, ये वहन का कार्य मुख्य रूप से अच्छी तरीके से हो जाता है। अभी पहला हो गया खनन कार्य। अभी खनन करने के बाद तो दूसरा है ये नदी का वहन, ये जो कार्य है तो वहन कार्य कैसा होता है देखिए। तो वहन और निक्षेपण कार्य ये दोनों भी जैसे यहाँ पे देखिए, जो कि नदी पर्वतीय प्रदेश में कम ढलान वाले प्रदेश की ओर बहती है। ये देखो ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो नदी है ये पर्वतीय प्रदेश से कम ढलान वाले नदी क्या होती है, पर्वतीय प्रदेश में से कम ढलान वाले प्रदेश की ओर बहती है। जहाँ पे कम ढलान है वो ढलान की तरफ ये नदी क्या होती है, बहती है। इसी तरह से नदी की ये ओर बहती है। पर्वत तलहटी की ढलान में बदलाव के कारण इस स्थान पर नदी जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण होता है। जो नदी में जलोढ़ हो, इस जलोढ़ में मिट्टी का निक्षेपण होता है, अपने आप से कम हो जाता है, निक्षेपण हो जाता है। और निक्षेपण होने के बाद ये रूप से अच्छी अच्छी तरह से ये भी क्या बनता है कि त्रिभुजाकार क्षेत्र, जैसे कि तीन तीन त्रिकोण होता है, इसी तरह से वो आकार बनता है। और आकार बनने के बाद उसका क्षेत्र डेल्टा में होने वाला जो इस निक्षेपण से पंखाकृति मैदान तैयार किया, जो कि एक पंखाकृति मैदान। अभी जैसा पंखा होता है, जो पंखा यानी कि पंखे के तीन पाते होते हैं, तीन पाते के आधार पे ये पंखाकृति मैदान यहाँ पे देता है, यानी कि नदी का कार्य उसी की तरह से हो जाता है। और होने के बाद जब त्रिभुजाकार क्षेत्र यानी कि तीनों जगह से तीन क्षेत्र से अधिकार ये उनका बन जाता है, डेल्टा आकार होता है, उसी से निक्षेपण से पंखाकृति मैदान तैयार हो जाते हैं। ये भी नोट कीजिए, वी आकार की घाटी ये भी नोट कीजिए, क्योंकि वी आकार जो होता है, वी आकार की घाटी जलप्रपात ये भूरूप तैयार हो जाते हैं। इसके बाद नदी का जो वहन और निक्षेपण जो कार्य है ये मुख्य यहाँ पे बन जाता है। और बनने के बाद जो मंद ढलान की के कारण गति, नदी की जो गति है ये गति कम होती है। और ये गति कम होने के बाद ही उसका नदी का वहन क्षमता जो है यानी कि क्षमता, एक क्षमता कम होने से मंद गति से ये नदी, ये मुख्य रूप से जो ढलान एक मंद ढलान के कारण नदी की गति कम हो जाती है। नदी की गति कम होने के बाद ही नदी की वहन क्षमता भी कम हो जाती है। और ये कम होने के नाते उसके मंद यानी कि वह मंद गति से बहने लगती है नदी। और नदी मंद गति से बहने के बाद ही उसको जो भी उसका छोटी छोटी रुकावटें आ जाती है और मुड़ते भी है। नदी क्या होती है, मंद आने के कारण ये क्या होता है, ये रुकावट आ जाती है। और रुकावट आने के बाद ये मुड़ते हैं, लेकिन इधर मुड़ते हैं तो नदी का प्रवाह भी आगे जाता है। प्रवाह क्या होता है, आगे जाता है। और आगे जाने के बाद ये मुख्य रूप से आगे जाने के मुख्य रूप से एक यानी कि कम हो जाता है। जैसे कि छोटी रुकावटें, इससे भी उसमें उड़ते हुए नदी का प्रवाह आगे जाता है और समुद्र के पास जो भी वो पाट अधिक चौड़ा होता है। जब तक समुद्र तक वो पहुंचती नहीं नदी, नदी जब समुद्र से मिलती नहीं है, वहां तक पहुंचती नहीं है, तब तक क्या होता है, अधिक चौड़ा होता है, ज्यादा बड़ा हो जाता है।
इसी कारण ये बड़ा होने के नाते पात्र मुंह बड़ा हो जाता है, पानी उसमें से ज्यादा आता है, क्योंकि पानी होने के चौड़ा होता है और ये उसकी गति धीमी, पात्र चौड़ा होने के नाते उसकी गति कैसी होती है, एक धीमी हो जाती है और नदी का जलोढ़ इसी कारण मिट्टी के उसके और किनारी प्रदेशों में संचित हो जाती है। जो भी नदी का जो जलोढ़ है वो जलोढ़ मिट्टी के उसके पात्र में और उसके किनारी प्रदेश में संचित होती है। वे संचित के नाते इन नदी में स्थित जलोढ़ जो स्थित होता है होता है, इस स्थित जलोढ़ से के संचयन के लिए की लंबाई जल की मात्रा में ज्यादा होती है। नदी की लंबाई अभी अभी विश्व में सबसे ज्यादा नाइल नदी है, तो सबसे ज्यादा ये नाइल नदी की लंबाई सबसे ज्यादा है। तो ऐसे नदियां, ये नदियां नदी हाँ नदी की जलोढ़ मिट्टी के उसमें पात्र में और इसकी किनारी पर संचित हो जाती है। जो भी किनारी प्रदेश होता है इस किनारी प्रदेश में संचित होती है। उसी नदी में स्थित जलोढ़ के संचयन के लिए लंबाई भी जल मात्रा की नदी के जलोढ़ की मात्रा में या भूपटल एवं नदी की ढलान या घटक आवश्यक होते हैं। लेकिन ये उनसे उसमें घटक कौन से होते हैं कि ढलान या आदि घटक आवश्यक होती है। ये की जल की मात्रा, नदी की जलोढ़ की मात्रा और भूपटल एवं नदी की ढलान आदि जो घटक है ये आदि घटक आवश्यक होते हैं। ये नोट कीजिए, अपने नोटबुक में नोट कीजिए कि ये जल घटक कौन से होते हैं। जल की मात्रा, नदी के जलोढ़ की मात्रा, भूपटल एवं नदी की ढलान, ये जो घटक है ये घटक आवश्यक होते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं। जैसे नदी के कार्य के लिए कि 3 घटक आवश्यक होते हैं, उसमें ये 3 घटक में से ये भी महत्वपूर्ण होता है, कि 3 घटक महत्वपूर्ण होता है। जो खनन, वहन और निक्षेप कार्य पर नदी का कार्य मुख्य रूप से होता है। उस तरह से ये नदी का निक्षेपण और वहन और निक्षेपण भी मुख्य रूप से अच्छी तरह से होता है। और इसी तरह से इस नदी का ढलान घटक आवश्यक होने के कारण इस प्रकार जो होता है। अभी यहाँ पे दिया गया है कि ये संचयन होने के पात्र, जब नदी का संचयन होता है, जब बाढ़ आता है तो बाढ़ और तट और बाढ़ का मैदान, अभी अपनी किताब में 31 जो पेज नंबर है उसमें दिया गया है कि बाढ़ का मैदान, बाढ़ का तट और नदी का पाट और बाढ़ का मैदान तो बाढ़ का तट, तो ये भी यहाँ पे क्योंकि उसमें कम ज्यादा हो गए, यानी कि जो बाढ़ का तट है ये तो थोड़ा ऊंचा है, तो बाढ़ का तट है और बाढ़ का मैदान है, ये बाढ़ का तट और मैदान उसमें तो आकृति 4.1 उसमें दिया कि बाढ़ बाढ़ तट और बाढ़ का मैदान ये यहाँ पे दिया गया है। ये कारण ये इनका संचयन होने से नदी पात्र से या पात्र के आसपास बाढ़ तट या बाढ़ का मैदान उसको त्रिभुज डेल्टा प्रदेश इन्हीं कारण, किसके कारण त्रिभुज डेल्टा प्रदेश तैयार हो जाते हैं, क्योंकि बाढ़ तट और बाढ़ मैदान इन्हीं कारण त्रिभुज डेल्टा प्रदेश नोट कीजिए। क्योंकि ये हम त्रिभुज डेल्टा प्रदेश तैयार किसी कारण होता है क्योंकि बाढ़ तट के कारण, बाढ़ के कारण ये तैयार हो जाता है और नदी के पात्र के कारण भी, उनका संचयन के कारण भी उसका भूरूप तैयार, यानी कि त्रिभुज डेल्टा प्रदेश तैयार हो जाता है। त्रिभुज डेल्टा प्रदेश इन्हीं कारण हो जाता है। इसी तरह अभी यहाँ पे दिया है कि आकृति 4. अभी आकृति 4.1 से यहाँ पे तो इन्हीं कारण पूर्ण रूप से जो भी दिया गया है कि ये अभी शिक्षक की सहायता से जो गंभीर गड्ढे हैं
जो गंभीर गड्ढे यानी कि वी आकार की जो यहाँ पे आकार दी गई वी आकार की घाटी, तो वी आकार की घाटी जब वहां पे दी जाती है, अब उनके कारण जलप्रपात होता है, पंखाकृति मैदान होता है, नदी का आकार मोड़ होता है, और बाढ़ तट, बाढ़ मैदान एवं डेल्टा प्रदेश, ये भूरूप तैयार कैसे होते हैं ये हम समझ सकते हैं जब हम उसके जैसे कि जो पानी जो है या नदी का जो पात्र तैयार हो जाता है, इस पात्र के द्वारा इनमें इन्हीं कारण इन्हीं कारण अपना मुख्य रूप से डेल्टा प्रदेश जो है उसका भूरूप तैयार हो जाता है, और भूरूप तैयार होने के कारण के माध्यम के आधार इन्हीं के माध्यम के आधार पर ये प्रदेश भूरूप तैयार हो जाते हैं, और शिक्षक की से हम क्या करते हैं, गंभीर गड्ढा कैसे किया जाता है, या गंभीर गड्ढा नंबर मतलब पेज नंबर 30 में यहाँ पे दिया गया है कि ये जो घाटी है याद है पंखाकृति है, ये इसमें इसमें हाँ इसमें ये बाढ़ मैदान डेल्टा प्रदेश भूरूप कैसे ऐसे कैसे तैयार हो जा सकते हैं, तो नदी की कार्यों के जो बने हुए हैं, नदी का कार्य इस भूरूप में छायाचित्र में यहाँ पे दिया गया है, और ये ये हाँ इनकी ये भी भूरूप की नदी के कार्य ऐसे बने हुए हैं, इस बने हुए कार्यों से ये छायाचित्र के आधार पर जो नीचे दी गई चौकट में दिया गया है, पंखाकृति मैदान यहाँ पे बाढ़ तट के मैदान यहाँ पे दिया गया है, और हम यहाँ पे देखते हैं, और देखने के बाद वी आकार की घाटी, अभी जैसे कि ये दिया गया है चित्र में दिया है कि वी आकार की घाटी, लेकिन दोनों मिलाकर इधर या और इधर जैसे वी बनता है, ये वी अक्षर बनता है, उसी आकार के जो घाटी है वो ये बन जाती है, घाटी ये भूरूप की घाटी पूर्ण रूप से ये बन जाती है, और बनने के बाद ही जैसे कि अपने पास जैसे कि कोकण कोकण के जो तटवर्ती भाग है, एक तटवर्ती भागों में अनेक खड़ियां हैं, कोकण की जो तटवर्ती भाग है इस तटवर्ती में अनेक खड़ियां हैं, परंतु ये खड़ियां कैसी है, डेल्टा नहीं है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो वी आकार घाटी नहीं है, यानी कि ये डेल्टा के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, तो ऐसे एक कोकण तटवर्ती भाग अनेक खड़िया परंतु डेल्टा प्रदेश नहीं है, तो इसी कारण सर्पाकार जो मोड़ है, ये सर्पाकार जो मोड़ है उसके पास कोई झील होती है, ये झील होती है कि उसकी जानकारी हमको करना जरूरी है, और ये जानकारी प्राप्त करते हुए भी जो नदी का कार्य है, ये नदी का कार्य भूरूप के द्वारा छायाचित्रों में दिए गए जो है उनके द्वारा ये कार्य बने हुए हैं, और ये बने हुए छायाचित्र के आधार पर इस चौखट में लिखा भी है कि कौन सा है, कि ये भूरूप ऐसा है, कौन सा है, ये पंखाकृति है कि मैदान है, बाढ़ तट है या मैदान है, ये सब हम देखेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा। तो किताब में भी दिया है कि ये पंखाकृति मैदान, अभी जैसा पंखा होता है इस तरह से मैदान बनता है, और बनने के बाद ये नदी के जो कार्य होते हैं, ये नदी के कार्यों के उसमें छायाचित्र के आधार पर यहाँ पे बने हुए छायाचित्र के नीचे दिए गए चौखट में लिखना भी जरूरी है कि ये कौन सा है, पंखाकृति मैदान है, ये भूरूप बना दिए है, अभी बाढ़ तट और बाढ़ के ये किसी कारण हो गया है कि नदी के कारण हो गया है, ये नदी का होता है वन होता है, वन के कारण उनके ये मैदान बन गए हैं, तो मैदान के बाद ही मुख्य रूप से जो कि ये आदि जो नदियां
ये बन जाता है। ये इनकी कारण नदी पर्वतीय प्रदेश में होती है, और नदी प्रदेश में जब बहती है, और ये जब बहने के बाद उसमें पर्वत तलहटी के ढलान में बदलाव के कारण उनका स्थान, उसमें स्थान नदी से ये जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण होता है। और ये कैसा होता है कि त्रिभुजाकार क्षेत्र होता है, जैसा डेल्टा होता है। इस डेल्टा वाले प्रदेश में इसका निक्षेपण से पंखाकृति मैदान तैयार हो जाता है, और तैयार हो जाता है, और तैयार होने के बाद उसके मंद ढलान की तरह से, मंद ढलान के कारण एक गति का, उसकी गति कम हो जाती है, और गति कम होने के बाद उनकी क्षमता भी कम होती है। नदी की वहन की क्षमता कम हो जाती है, और कम होने के बाद वो मंद गति से बहने वाली लगती है। और बहने वाली लगने के बाद क्या होते हैं, छोटी छोटी रुकावट आ जाती है, और रुकावट आने के बाद मुड़ते हुए नदी का प्रवाह आगे जाता है, और समुद्र के पास आसपास पहुंचने तक वो पाता है, जाता है, अधिक चौड़ा बन जाता है। और चौड़ा बनने के बाद वो आगे नदी क्या होती है, धीमी हो जाती है। और नदी धीमी होने के बाद तो नदी का जलोढ़ और मिट्टी उसके पात्र और उनके किनारों तक या किनारों तक यहाँ पे पूर्ण रूप से कि ये देते हुए हम नदी का पात्र देखते हैं, और नदी का पात्र देखने के बाद ही मंद गति से नदी बहती है, तो समुद्र के पास पहुंचने तक वो अधिक चौड़ा होती है। इसी तरह से मिट्टी उसके पास जो किनारों के प्रदेश में संचित होती है, तो किनारी प्रदेश से इस प्रदेश में क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाती, और होने के बाद ही नदी स्थित या जलोढ़ का संचय नदी के लिए लंबाई के लिए पूर्ण रूप से जल की में या नदी के जलोढ़ की मात्रा में भूपटल एवं नदी के ढलान आदि घटक उसमें आवश्यक होते हैं। तो इसी प्रकार ये इसका संचयन होने से ये नदी का आसपास उसके बाढ़ या तट मैदान डेल्टा इसी तरह से ये नदी का कार्य मुख्य रूप से बनता रहता है, और बनने के बाद चौकट में उसमें दिया, ये चौकट अगला अभी यहाँ पे दिया है वी आकार की घाटी, ये भी इसमें दिया है, और उसमें डेल्टा आकार की घाट प्रदेश भी यहाँ पे दिया है, क्योंकि डेल्टा की आकार जो होता है वो उसमें प्रदेश की यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो ऐसे ये जानकारी देते हुए भी हम ये देखते हैं कि जो नदी का कार्य है, ये नदी का कार्य, ये कार्य कैसे, बहता पानी नदी हिमानी पवन लहरी और भूजल, ये सभी कारक क्षरण के लिए वहन और निक्षेपण का कार्य करते हैं। ये मुख्य रूप से कारक होता है। और नदी के कार्य और भूरूप, ये नदी का कार्य है, अनेक उसके जल प्रवाह के मिलने से नदी का निर्माण हो जाता है। नदी का निर्माण कैसे होता है, जो जल प्रवाह के से नदी का प्रवाह निर्माण होता है, और भूप्रदेश की ढलान, भी भूप्रदेश हो, इस भूप्रदेश की ढलान और चट्टान का प्रकार, ये चट्टान का प्रकार और नदी के बहते हुए पानी की और उसकी गति, जो पानी की जो गति है उसकी मात्रा है, इस प्रवाह की लंबाई, जितनी लंबाई है, और नदी का जलोढ़ मिट्टी का आदि घटकों पर नदी का खन या वहन तथा निक्षेपण का कार्य निर्भर होता है। अभी ये देखते हुए नदी का खनन कैसे होता है, नदी का खनन जैसे कि नदी की तेज प्रवाह, नदी का जो तेज प्रवाह है, वो नदी का तेज प्रवाह उसकी रेत तथा कंकड़ पत्थर और उसमें
उसके आकार के मिलने वाले जल प्रवाह हैं और जल प्रवाह के कारण नदी के तल और किनारों के कारण इन्हीं कारण भी, कंकड़ के कारण भी, रेत के कारण भी, उसमें कंकड़ के कारण भी क्या होता है, उसका प्रवाह में नदी का तल और किनार जो होता है उसका खनन हो जाता है, कम हो जाता है। ज्यादा से पानी जब ये बात है, कंकड़ भी बारीक होता है, छोटे छोटे होते हैं, तो इन्हीं कारण उसका और परिणाम का निकला होता है एक गंभीर गड्ढे यानी कि वी आकार की घाटी यानी कि जल से बनता है। एक किताब में भी लिया गया है कि एक वी आकार की घाटी, तो ये इनमें से तैयार हो जाता है। और ये जैसे कि नदी के तेज प्रवाह, उसके रेत तथा कंकड़ ये भी हो गया, और इसके साथ साथ नदी का और निक्षेपण का कार्य। अभी नदी का वहन और निक्षेपण का कार्य कैसे है कि जो पर्वत की तलहटी है, तो पर्वत की तलहटी में नदी की जो है इस गति में मंद होने के कारण, नदी की गति मंद होने के कारण वहां की नदी की जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण हो जाता है, यानी वहां पे कम हो जाता है, निक्षेपण होता है। परिणाम स्वरूप उसका समकाकृति मैदान का निर्माण होता है। वहन और निक्षेपण का कार्य करते हुए क्या होता है, प्राकृतिक मैदान तैयार हो जाता है और नदी की जलोढ़ मिट्टी के पात्र, जो नदी के जो जलोढ़ में पात्र होते हैं उसके पात्र और उसके किनारे के पास ये जो स्पेस में जमा होती रहती है, और नदी उसके पात्र के आसपास बाढ़ तट, बाढ़ मैदान और मुहाने, ये भी मेन बात है, जो कि तट है, बाढ़ तट और बाढ़ मैदान और मुहाने के जो भाग में त्रिभुज डेल्टा प्रदेश में आदि भूरूप, ये भूरूप निर्मित होने के कारण उसका मुख्य रूप से ये भूरूप तैयार हो जाते हैं, डेल्टा की तरह से हो जाते हैं। अभी ये देखते हुए भी हिमानी के जो कार्य है, हिमानी के कार्य क्या है, हिमानी के कार्य हम देखते हैं कि हिमानी के कार्य जिस प्रदेश में तापमान, प्रदेश में जो तापमान है, ये प्रदेश का तापमान द्रवणांक बिंदु से कम होता है। ये हिमानी का जो कार्य है वो कार्य कैसा है कि जिस प्रदेश में उसका तापमान है वो तापमान एकदम द्रवणांक बिंदु से कम होता है, और कम होने के उसी के कारण ऐसे प्रदेश में हिमपात के रूप में वर्षा होती है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, वर्षा जाती है और वर्षा होने के बाद हिमपात वर्षा के कारण भूपटल हिम परत तैयार हो जाती है, भूपटल और हिम परत ये तैयार हो जाती है, और उन्हीं के कारण हिम के अत्यधिक भार के कारण हिम परत भूपृष्ठ की ढलान की दिशा में फिसलने लगती है। जब हिम फिसलने लगती तभी ये फिसलने के बाद यहाँ पे ये परत के तल की जो जमीन है, ये जमीन से लगी बर्फ जो है, जो हिम है, वो हिम दबाव और घर्षण के कारण, यानी कि दबाव और घर्षण के कारण क्या होता है, उसी के पिघलने लगती है। दोनों ये मुख्य रूप से उसका ये कारण होता है, और दबाव और घर्षण दोनों से ये भूरूप का यानी कि हिमानी का कार्य ये तैयार हो जाता है, और तैयार होने के बाद ही पिघलने लगती है, गति से ढलान की दिशा में सरकने लगती है। तो ऐसे हिमानी का कार्य मुख्य रूप से अच्छा है, और हिमानी का कार्य, हिमानी अपने तल और कगार का जो खनन कार्य में बड़े पैमाने पर करती है, और ये बड़े पैमाने और उसके कारण हिमगहर शुककुट और गिरिशृंग, यू आकार की घाटी, लंबित घाटी में शिला ऐसे भूरूप तैयार हो जाते हैं। ये मुख्य रूप से यहाँ पे होता है, यानी कि हिमानी का जो क्षरण है, एक क्षरण भी यहाँ पे हो जाता है, और खनन का कार्य
अभी हिमानी का खनन का कार्य है। ये खनन का कार्य कैसे है कि हिमत में तल और कगार का खनन कार्य बड़े पैमाने पर करती है, और ये इसके कारण हिम हिमक और ये जो है क्या शुकुट और ग्रीशृंग यु आकार की घाटी लंबित घाटी पद्मय शिला जैसे रूप तैयार हो जाते हैं। ये हिमान के कारण, हिमान का कार्य करते हुए, खनन का कार्य हुए क्या होता है, यु आकार की घाटी का उसका भूरूप तैयार होता है। ऐसे ये यहाँ पे दिया गया है। तो और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हिमानी का वहन। अभी हिमानी का वहन क्या है, पहला खनन देखा, हाँ कार्य देखा पहले बार, उसके बाद खनन देखा, और खनन के बाद अभी वहन। अभी वहन क्या है, अभी वहन में देखिए तो वहन में जो कि हिमानी का पवन है, सॉरी हिमानी का वो है, हिमानी का वहन, ये निक्षेपण का कार्य, ये बहते समय इसका अपने साथ कांप की मिट्टी बहा कर लाती है। ये हिमानी बहते समय क्या होता है, साथ में कांप की मिट्टी बहा कर लाती है, और हिमानी के निक्षेपण का कार्य हिमोड़ से बनता है। हिमानी का निक्षेपण का ऐसा होता है, 3 प्रकार से बनता है। ये निक्षेपण का कार्य 3 प्रकार, कौन सा 3 प्रकार है, नोट कीजिए, हिमोड़, हिमोड़ गिरी, हिमोड़ कंटक कटक। देखिए हिमोड़ जो कटक है आदि रूप से तैयार हो जाते हैं। नोट कीजिए ये 3 अपने ये पेज नंबर मतलब 32 में है कि ये तीनों माध्यम के आकार पर यहाँ पे दिया है, भू हिमोड़, पार्श्व हिमोड़, मध्य हिमोड़, और हिमोड़ के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। जैसे ये 4 हमने प्रकार देखे, ये 4 प्रकार के उनका हिमोड़ के माध्यम के, पार्श्व हिमोड़ के माध्यम से, मध्य हिमोड़ माध्यम के, और अंत हिमोड़ के 4 प्रकार उसमें आकृति 4.2 में यहाँ पे दिया गया है। 4.2 में यहाँ पे दिया गया है, ये आकृति पे आपको आती है, लेकिन निकालने के लिए और उसको 4 अंक मिल जाते हैं, ये ध्यान में रखिए। ये हिमोड़ और उसके प्रकार, हिमोड़ और उसके प्रकार, ये आकृति आप बनाइए। ऐसा आता है कि आकृति बनाने के लिए आपको क्या नंबर आएगा, 4 नंबर आएगा। उसमें आकृति आपको बनाना पड़ेगा कि हिमोड़ और उसके प्रकार। अभी हिमोड़ और उसके 4 प्रकार, यानी कि ये 4 प्रकार ये किसके है, हिमोड़ और उसके प्रकार में आता है, उसकी आकृति आपको बनाना पड़ता है, तभी आप बनाते हैं। आकृति अच्छी तरह से आप बना सकते हैं, और आकृति एकदम आकृति बनाएंगे तो आपको 4 अंक उसमें से मिल पाए, मतलब मिल जाएंगे। ये मुख्य रूप से आपको अच्छा कार्य हो जाएगा। अभी देखिए ये अभी हिम दबाव या हिमोड़गिरी, हिमोड़ कटक, ये भूरूप तैयार हो जाता है। अभी इसके बाद जो भी आपको देखना है, ये पवन के कार्य, कार्य क्या है कि हवा की हलचल, क्या है कि हलचल को पवन कहते हैं। पवन किसको कहते हैं, जब आपके पास हवा आती है तो हवा की हलचल होती है, तो इस हलचल को पवन कहते हैं। हवा, पवन मतलब हवा, वायु, तो ये वायु को वात, वात वायु पवन, ये उनको नाम है। तो ये हवा हलचल को पवन कहते हैं। पवन का खनन क्षरण वहन और निक्षेप और कार्य का मरुस्थलीय एवं कम वर्षा वाले क्षेत्र में अधिक प्रभावशाली ढंग से होता है। तो ये पवन का खनन जो है, तो पवन का खनन किसमें होता है, ज्यादा से ज्यादा जिस भागों में मरुस्थलीय भाग, अभी आपको पता है कि मरुस्थलीय भाग कहाँ है कि जहाँ पे वर्षा कम हो जाती है। अभी मतलब ये इंडिया में, भारत में ये मरुस्थलीय भाग कहाँ है कि राजस्थान में है मरुस्थलीय भाग।
तो वहां पे कम वर्षा है कि कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है, कि कम वर्षा वाला क्षेत्र में अधिक अधिक प्रभावशाली ये पवन का कार्य ज्यादा से ज्यादा बनता है। ये बनने के बाद पूर्ण रूप से दिया जाता है और देने के बाद ऐसे ये पवन जो मुख्य रूप से बनता है, उनका कार्य बनता है। और कम वर्षा वर्षा वाले जो क्षेत्र है, राजस्थान का जो भाग है, वहां पे ये क्षेत्र अधिकाधिक प्रभावशाली से होता है। और इस प्रदेश में भौतिक अपक्षय बड़े पैमाने पर देखो, अपक्षय के दो प्रकार हैं। भौतिक अपक्षय ये मुख्य रूप से दिया जाता है कि अपक्षय में भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय। तो ये भौतिक अपक्षय जो है, ये भौतिक अपक्षय क्या है, इसमें पवन का कार्य रूप से किया जाता है। और पवन के कारण जो वायु के कण होते हैं, कीलू, जो वायु के कण है, ये वायु के कण बहुत दूर तक चले जाते हैं, क्योंकि हवा के कारण पवन के कारण वायु के जो कण है, एक कण क्या होता है, बहुत दूर तक वो बहकर चले जाते हैं। के कारण जिस स्थान पर वो पवन की गति कम हो जाती है, वहां वायु का निक्षेपण होता है। जैसे कि जब हवा की गति अभी तो उसमें अभी वायु निक्षेपण है, ये निक्षेपण अभी हो गया है। तो अभी इसमें हमने अच्छी तरह से देखा कि बाह्य प्रक्रिया भाग नंबर 2 अच्छी तरह से हमने अच्छी तरह से समझाया, और समझ भी हम बच्चों को भी समझ गया, समझाया, और बच्चे ने भी अच्छी तरह से समझ लिया। ये भी महत्वपूर्ण बात है कि नदी का कार्य, उसके भूरूप और ये कार्य और उसके भूरूप, ये सारी चीजें ये अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ओके, बस मैं खत्म कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। ठीक है, हाँ।